चलिए, अगेन वेलकम बैक। और शुरू करते हैं इलीगल एसोसिएशन। एज द मीनिंग शोज दैट इलीगल मीन्स दैट इज नॉट लीगल। लीगल को तो आप लोग जानती होंगे कि जो लीगल ना हो। लीगल मतलब कि जो कानूनी तौर पर ना हो, जो नियम के अगेंस्ट हो। सो in order to prevent the mischief arising from large trading undertakings being carried on by large fluctuating bodies, so that persons dealing with them did not know with whom they were contracting. एक्चुअली क्या होता है कि आपको ठगी से, धोखाधड़ी से बचाने के लिए जो बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, जब वो अगर आपके साथ धोखाधड़ी या कुछ ठगी करती हैं, तो आपको पता नहीं होता कि आप किसकी कंप्लेंट कहाँ करें। आपको ये पता नहीं होता कि आपको किसकी कंप्लेंट है। मान लीजिए आपने क्या किया कि एक सोनी का आपने एक टेलीविज़न खरीदा, एलईडी टीवी खरीदा, लगभग 32 इंच का, ये जो सबसे बड़ा आता है महंगा वाला। आपने 60-70,000 रुपीज़ उसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब हुआ क्या कि वो टेलीविज़न आपका सही नहीं है। अब वो टेलीविज़न आपने परचेज़ किया था किसी दुकान से। आपने किसी दुकान से वो परचेज़ किया था। अब वो टेलीविज़न सही नहीं है। अब जब आप उसको वापस करने जाते हैं, दुकानदार उसको लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये कंपनी के माल है, मुझे नहीं पता। ठीक है ना? तब आप उस केस में, क्योंकि आपने जहाँ से परचेज़ किया था और आप जानते हैं दुकानदार के अलावा अब सोनी में आप किसको जानते हैं? सोनी के सीईओ, ना तो सीईओ को जानते हैं, उसके मैनेजर को जानते हैं, ना उसके किसी एम्प्लॉय को जानते हैं, एमडी को, डायरेक्टर को, मैनेजर को, आप किसी को नहीं जानते। तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है ना? तो इस तरह से ऐसी बहुत सी कंपनीज होती हैं जो ठगीगिरी करती हैं। एक तो इससे बचाना, दूसरा साथ ही इसीलिए रजिस्ट्रेशन इसीलिए रखा गया है। हमने बताया था कि जो कंपनी का नाम होता है, आप उसके अगेंस्ट एक स्यूट फाइल कर सकते हैं, स्विंग स्यूट जो है कर सकते हैं। तो जब आप कंपनी के नाम पर करेंगे तो जो उस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव होगा, फिर वो आपको कांटेक्ट करेगा। जब आप कोर्ट में केस करेंगे तो पर्टिकुलर कंपनी के नाम से करेंगे। जब जो है कंपनी के नाम से करेंगे तो जो कंपनी को जो भी उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, जो उसके मेंबर होंगे, फिर वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर आपसे मिल करके जैसा भी होगा फिर वो समझौता होगा या जो भी कंपनसेशन होगा वो आपको मिल जाएगा। सो नाउ the law has put a ceiling on the number of persons consulting an association of partnership. तो इसीलिए लॉ
मतलब कि कानून ने, नियम ने आपको एक क्या है, सीलिंग प्रोवाइड की, सीलिंग एक प्रोवाइड की है, जो आपको क्या है, किसी भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप या कुछ भी हो, उसके अगेंस्ट आप जो है to कोट कर सकते हैं। So, an unincorporated company, association or partnership consisting of large। तो अब अगर ऐसी कोई भी कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं है, जिसमें चाहे वो पार्टनरशिप की हो या मेंबर एक उसकी लिमिट से ज़्यादा हो, तो कंपनी एक्ट में कंपनीज के मेंबर्स हमने बताया था ना कि हर कंपनी के अलग 50 से 200 के बीच में, तो उसमें से आपको क्या करना है कि अगर उससे ज़्यादा वो कंपनी लॉ के रूल्स को उल्लंघन करते हैं तो वो आपके इलीगल रजिस्ट्रेशन होंगे। एक्चुअली कंपनी एक्ट 2013 लिस्ट सर्टेन एसोसिएशन टू बी इलीगल, उन्होंने कुछ एसोसिएशंस को इलीगल घोषित किया है व्हेन दैट एसोसिएशन और पार्टनरशिप हाइड्स from Companies Act 2013 by non-registration and carries on profit gaining business। क्या होता है ना कि कंपनी एक्ट में जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करवाया और ये कुछ फैक्ट छुपा लिए, आपने कुछ चीजें छुपा ली, जैसे मेंबर्स आपने ज्यादा कर दिए उसको छुपा लिया, या आप कोई और ऐसी बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं जिसका प्रॉफिट आप ले रहे हैं और आपने उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, तो इस तरह के जो भी बिजनेस होंगे वो इलीगल बिजनेस कहलाते हैं, इलीगल एसोसिएशन कहलाएंगे। नाउ सेक्शन 464 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 464 है, वो क्या कहता है, वो कहता है एनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप formed exceeding 50 members for a profit gaining business without registering it as a company under Companies Act 2013 is said to be known as illegal association। क्या है कि कंपनी एक्ट 2013 का जो सेक्शन 464 है वो कहता है कि कोई भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप जिसमें 50 मेंबर से ज्यादा हैं और वो प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं विदाउट रजिस्टरिंग, बिना रजिस्ट्रेशन के, किसमें, अंडर कंपनीज एक्ट 2013, वो इलीगल कहलाएगा। अगर 50 से ज्यादा मेंबर हैं, प्रॉफिट गेन कर रहे हैं और वो कंपनी एक्ट 2013 में लिस्टेड नहीं है, उनके रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इस तरह के एसोसिएशन वो कहलाएंगे आपके इलीगल एसोसिएशन। एंड इन, और इसके अलावा थोड़ा हम एक केस बता दें, एक केस Sri Prasad and others versus these facts comprised of an association formed by cloth vendors। ये केस हुआ था जो क्लॉथ, कपड़े, एक्चुअली ये लोग कपड़े के व्यापार थे, जो क्लॉथ के वेंडर्स होते हैं उनका एक एसोसिएशन फ्रेम किया गया था। When there was a regulation passed in cloth control in रीवा स्टेट, ये एमपी का केस है, एमपी में एक रीवा डिस्ट्रिक्ट है, वहां का केस है। तो क्या हुआ था कि वहां पर रीवा स्टेट ने एक क्या है रेगुलेशन पास किया था, क्रॉस कंट्रोल को लेकर के एक रेगुलेशन पास किया था विद ए प्रेसिडेंट एंड पायनियर एज द हेड ऑफ द एसोसिएशन। जो प्रेसिडेंट और उस एसोसिएशन के हेड के अगेंस्ट। नाउ व्हेन देयर वाज ए सडन डिस्प्यूट ऑन अकाउंट्स, अचानक से जो अकाउंट्स होते हैं ना उसमें कोई डिस्प्यूट, अब अकाउंट्स का मतलब कि वही प्रॉफिट को लेकर के उनमें कुछ डिस्प्यूट हो गया होगा, तो इट वॉज टेकन ऑन द ट्रायल कोर्ट, ये आपका ट्रायल कोर्ट में चला गया। देन ऑन इन अपील द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट एज टू द लास्ट कंटेंशन ऑफ लर्नड काउंसिल फॉर द अपीलेंट्स बेस्ड ऑन द एनालॉगी ऑफ सेक्शन 69 सब सेक्शन 3A ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा था कि जो कंपनी एक्ट का सेक्शन 69 और सब सेक्शन 39 है वो क्या कहता है, जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके बारे में, पार्टनरशिप 1932 एन अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट इलीगल, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म इलीगल नहीं है जब तक कि
there is no direct compulsion that a partnership firm must be registered through the disability consequent on non-registration may be extremely inconvenient. उन्होंने कहा क्या कि एन अनरजिस्टर्ड फर्म इज नॉट इलीगल, कोई भी अनरजिस्टर्ड फर्म तब तक इलीगल है देयर इज नो डायरेक्ट कंपल्सन, कि जब तक कि डायरेक्ट जरूरत ना समझी जाए। दैट पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड, एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है, कोई एक अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन है तो वो इलीगल नहीं है जब तक कि वो पार्टनरशिप के तो दिस इज मोर द सूट अस वाज नॉट comes up कि जब हम खत्म हो जाती है खत्म हुआ वन और अकाउंट, तो फिर उससे अकाउंट एक तो पहले अनरजिस्टर्ड फॉर्म खत्म, तो अब वहां पर बचा क्या, कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं बचा। इस वजह से उस केस को क्या कर दिया गया था, खारिज कर दिया गया। नाउ ये अप्लाई नहीं होगा। तो अगेन बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 11 ऑफ द कंपनी एक्ट क्या कहता है, नो कंपनी एसोसिएशन और पार्टनरशिप consisting or more than 20% in the case of banking business 10। देखिए जो वर्च्यू ऑफ सेक्शन है, अभी जो सेक्शन 464 है वो क्या कहता है, 50 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड, 50 से ज्यादा अनरजिस्टर्ड, और जो वर्च्यू ऑफ सेक्शन है 11 वो क्या कहता है, पार्टनरशिप या एसोसिएशन मोर देन 20%, और 10 बैंकिंग के केस में, अगर आपका बैंकिंग बिजनेस का है तो उस केस में आपके 10% से ज्यादा कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन एनी बिजनेस फॉर गेन। क्या है, वो किसी भी बिजनेस को गेन के लिए फॉर्म कर सकते हैं। एक नो कंपनी एसोसिएशन नहीं कर सकते हैं, सॉरी, एक नो कंपनी एसोसिएशन पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 20%, 10 in case of banking business can be formed for the purpose of carrying on any business for gain unless it is registered as a company under the company law। आपका पार्टनरशिप एसोसिएशन 20 से ज्यादा के पर्सन अगर होंगे तो वो फॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर बैंकिंग वाला केस है तो उसमें 10 से ज्यादा के होने चाहिए, ठीक, 10 से ज्यादा है तो वो नहीं कर सकते हैं। साथ ही अगर उनको प्रॉफिट गेन हो रहा है तो वो तब तक लीगल नहीं है जब तक कि वो कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर्ड नहीं होंगे, अनलेस इट इज रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट और इज फॉर्म्ड इन परसुएंस ऑफ सम अदर इंडियन लॉ, या कोई दूसरा भारतीय कानून हो जिसके तहत वो लिस्टेड हो, और इज ए ज्वाइंट हिंदू फैमिली कैरिंग ऑन ए बिजनेस फॉर गेन, या तो जैसे एच होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, वो अपना जो फैमिली बिजनेस होता है बार आपके ज़्यादा हो सकते हैं, ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, प्रॉफिट के लिए वो अपना बिजनेस कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो सेक्शन 11 है, जो सेक्शन 11 है वो कहता है कि अगर किसी पार्टनरशिप या एसोसिएशन में 20 से ज़्यादा हैं और बैंकिंग केस में अगर 10 से ज़्यादा हैं तो, और उनको उस जो एसोसिएशन या पार्टनरशिप जो भी फ्रेम कर रहे हैं उससे अगर उनको प्रॉफिट हो रहा है तो वो बिना रजिस्ट्रेशन के उसको कैरी नहीं कर सकते, मतलब कि उसको नहीं चला सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए उनको कंपनी एक्ट 2013 में उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और उसका केस क्या है, दूसरा केस है कि अगर आपका एच है, हिंदू अनडिवाइडेड, या कंपनी लॉ हो 2013 हो, या कोई भी दूसरा भारतीय कानून जो उसके तहत आता हो, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, उसमें उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नाउ Section 11 of the Act does not apply to the case of a single joint family carrying on any business। जो सेक्शन 11 है वो ये कहता है कि किसी भी सिंगल जॉइंट फैमिली के केस में ये नहीं हुआ। देखिए ऊपर है एक HUF, एक है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक है सिंगल जॉइंट फैमिली, एक है
सिंगल जॉइंट फैमिली, दोनों में अंतर होता है। आप लोग इसको समझ लीजिएगा, जैसे टैक्स वगैरह में होता है ना, तो एक आता है आपका इंडिविजुअल का होता है, और एक होता है आपका, एक फैमिली कब होती है, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, एक उसकी इनकम होती है। तो जो हिंदू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है उसके मेंबर ज्यादा हो सकते हैं, 50 से भी ज्यादा। लेकिन जो सिंगल जॉइंट फैमिली का मतलब होता है कि आपके एक ही परिवार के कई लोग रहते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब है कि आपके कई परिवार उसमें रहते हैं, उसमें कई परिवार रहते हैं, ठीक है ना, उन सबका बिजनेस उसमें हो। जैसे आपके परदादा के 5 बेटे, 5 बेटे, उनमें से सबके बेटे 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 बेटियां ऐसे होते चले आए, इस समय वो पूरा एक परिवार बन गया। अब इससे तुम्हारे 100 200 250 मेंबर जो भी हों, वो उसका एक एचयूएफ हो गया। अब यहाँ पर सिंगल जॉइंट फैमिली का मतलब है कि आपके फादर, उनके पेरेंट्स और आप, ठीक है ना, या आपके भाई बहन होंगे तो वो जितने भी होंगे वो सब, ये आपका क्या है, जॉइंट फैमिली, ये आपका जॉइंट फैमिली। ठीक, तो जॉइंट सिंगल जॉइंट फैमिली की बात हो रही है यहाँ पर सिंगल जॉइंट फैमिली। आप यहाँ पर जैसे आपके फादर के वही है, और उन मतलब कि एक सिंगल पीढ़ी होती है, एक वर्टिकल लाइन में आपकी जो हेरिडिटी होगी, जो वो होगा वो चलाएगा। लेकिन एच यूएफ के केस में क्या होगा, एच यूएफ के केस में आपका कई परिवार एक साथ होते हैं। तो एचयूएफ में तो आप चला सकते हैं बिजनेस, लेकिन अगर उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो वो एचयूएफ के अंदर, उसमें आपके 50 मेंबर से ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके सिंगल जॉइंट फैमिली है तो उसमें फिर वो मेंबर 50 से ज्यादा नहीं होंगे, वो कोई भी बिजनेस आपका एचयूएफ के अंतर्गत नहीं चला पाएंगे। So section 11 of the act does not apply to the case of a single joint family carrying on any business whatever may be the number of its members। देखिए, अब भले ही उसके नंबर ऑफ मेंबर चाहे जितने हों, जैसा कि एचयूएफ में, अगर आपको जैसे एचयूएफ में क्या है, एचयूएफ में आपके 50 100 200 जितने भी मेंबर हैं, तो वो तो उसको रजिस्टर्ड बिजनेस पार्टनरशिप एसोसिएशन चला सकते हैं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली में भले ही आपके 50 100 200 जितने भी मेंबर हों, वो उस पर अप्लाई नहीं होगा। बट अब देखिए, बट इफ 2 or more joint Hindu family firms carry on business together and the combined number of member exceed 20। अब अगर दो हिंदू परिवार ऐसे हैं, दो हिंदू जॉइंट फैमिली वाले हो गए, हम कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर एंड द कंबाइंड नंबर ऑफ मेंबर एक्सीड 20, जैसे दो लोग मिले, अब दोनों लोगों के में 20 से ज्यादा हो जाते हैं, देन देयर एसोसिएशन विल बिकम इलीगल। उनका जो एसोसिएशन होगा वो इलीगल होगा। जैसे अगर आपको लगता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, तो आपने क्या किया, आपके पिताजी हैं, उन्होंने अपने भाई को मिला लिया, उन्होंने अपने भाई को मिला लिया, तो वो क्या हो जाएगा, फिर वो आपका इलीगल एसोसिएशन हो जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाते हैं ना, तो टैक्स लायबिलिटीज घट जाती हैं, तो ये आपका माना जाएगा कि आपने टैक्स को कम करने के लिए उस मेंबर को ऐड किया हुआ है। तो इन कंप्यूटिंग द नंबर, माइनर मेंबर्स ऑफ जॉइंट फैमिली आर टू बी इग्नोर्ड। और हाँ, एक चीज और, जो माइनर माइनर का मतलब आपके 18 साल से कम के जो भी लोग होंगे, वो उसमें आपके इग्नोर कर दिए जाएंगे, वो उसमें आपके इग्नोर होंगे, वो एज ए बिजनेस मेंबर कंसीडर नहीं किए जाएंगे। ठीक, अब नाउ if by reason of minor members of such joint families on attaining majority the number of persons exceed the statutory limit, it will ipso facto become an illegal association। अगर किसी कारण से, कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए कि बच्चे ज्यादा हो गए, माइनर मेंबर्स ऑफ सच जॉइंट फैमिली ऑन अटेनिंग मेजोरिटी किसी तरह से ज्यादा हो जाते हैं, सो द नंबर ऑफ पर्सन एक्सीड द स्टैट्यूटरी लिमिट। तो जो आपका कानूनी नियम, जो उसकी जो एक लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा हो गए मेंबर, तो फिर वो आपका इलीगल माना जाएगा। अभी हम इसके बारे में एक केस पढ़ते हैं, हम एक केस पढ़ते हैं कि इसका एक केस है, वो देखते हैं जरा।
चलिए, तो लेट अस सी इन केस एग्जांपल बाबूलाल वर्सेस लक्ष्मी भारत ट्रेडिंग कंपनी। ये एक केस है, बाबूलाल वर्सेस लक्ष्मी भारत ट्रेडिंग कंपनी 1966 राजस्थान। क्या? In this case, an unregistered association consisting of 115 members was alleged to be formed at the instance of government to help it in distribution of grain among public। अब इसमें क्या था कि एक एसोसिएशन बनाया गया था जिसमें 115 मेंबर थे। 115 मेंबर थे लोगों तक अनाज को बांटने के लिए। वो क्या कहते थे कि हम गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे हैं। गवर्नमेंट जैसे किसी को लगा गया डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, गवर्नमेंट ने ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पब्लिक जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है उसमें से किसी को उन्होंने लगा दिया। उसने क्या किया, अपने परिवार के ही पूरे 115 लोगों को लगा दिया। ये क्या हो गया, एक एसोसिएशन उसने उस ऑर्गेनाइजेशन में लगा दिया। नाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम एविडेंस that an element of acquisition of gain was present in its formation. It was therefore held that it was an illegal association and came within the purview of section 11 of the act। तो क्या हुआ, ये पाया गया कि वो पूरा का पूरा प्रॉफिट खुद ही ले रहा था, उसके परिवार के लोग ले रहे थे, और ये एक इलीगल है। ये फॉर्मेशन जो है वो एक इलीगल है जिसका पूरा वो खुद बेनिफिट ले रहा था। तो ये एक इलीगल एसोसिएशन है। जैसे देखिए एक एग्जांपल क्या होता है कि कोई कंपनी होती है, ठीक, मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, चलिए हम कुछ दूसरा लेते हैं, एक XYZ कंपनी है। XYZ कंपनी क्या करती है, कोई शेयर इशू करती है या कोई ऐसा डिवेंचर इशू करती है, तो उसके जो मेंबर होते हैं वो कैसे गड़बड़ करते हैं, फर्जी नाम से या अपने घर परिवार फैमिली मेंबर के नाम से वो इशू, वो शेयर या डिवेंचर या जो भी उसमें होता है वो उसका इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं, ठीक। जैसे कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया उन्होंने फेक, कोई एक कंपनी बना ली और उसमें क्या करता है कि अपने परिवार के सब लोगों का उसमें एम्प्लॉय बना दिया, एक एम्प्लॉय बना दिया, तो 150-200 लोग जितने भी हैं अपने मतलब के लोगों को उसमें लगा दिया। अब इसके बाद अगर दूसरी कंपनी से या जिस कंपनी में वो हैं कहीं से भी कुछ भी इशू होता है, मान लीजिए शेयर इशू किया या कुछ दिया, तो वो कंपनी इंडिविजुअली बन के उसको परचेज कर लेती है। वो कंपनी उसको इंडिविजुअली बन करके परचेज कर लेती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है उसको पता होता है कि इसका फ्यूचर क्या है। मान लीजिए मैं XYZ कंपनी में हूँ और मुझे सब पता है, कंपनी शेयर इशू कर रही है, तो मैंने एक कंपनी फ्रेम की है जिसमें मेरे ही सारे लोग लगे हैं। अब वो लोग क्या करेंगे कि मेरी कंपनी के सारे शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि शेयर्स का एक रूल होता है कि अगर मैं इस कंपनी का मेंबर हूं, तो मैं या मेरे रिलेटिव्स उस कंपनी के शेयर के परचेज नहीं कर सकते, तो क्या होगा, वो इंडिविजुअली बन करके उसको परचेज करवा देगा। वो एसोसिएशन जो बनेगा वो एसोसिएशन के नाम से चला जाता है। तो इस तरह का जो एसोसिएशन बनेगा वो क्या होगा, इलीगल। ठीक, नाउ एसोसिएशंस लाइक चैरिटेबल, religious or scientific which are not formed for the purpose of acquisition of gain are excluded from the scope of the section। लेकिन अगर कोई भी ऐसा एसोसिएशन बना है जिसमें प्रॉफिट की बात ना हो, जैसे आपने किसी चैरिटी के लिए किया या किसी धार्मिक काम के लिए, या आपने किसी साइंटिफिक कार्य के लिए जो खोज रिसर्च वगैरह होती है उसके लिए, या आपने सोशल वेलफेयर के लिए या किसी और भी काम के लिए
जिससे कि सोशल वेलफेयर या सोसाइटी का या लोगों के बेनिफिट का काम होता है, उसमें आपको इस तरह की कोई भी बाउंडेशन नहीं होगी। अगर आपने कोई भी ऐसी कंपनी या एसोसिएशन फॉर्म किया है जिसमें से आप सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक्सक्लूड होगा, वो सेक्शन आपके लिए वो नहीं है। इसका केस है इनलैंड रेवेन्यू कमिश्नर वर्सेस कोरियन सिंडिकेट 1920, ये आपका एक केस है। तो फॉरेन कंपनीज आर आल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन। जो फॉरेन कंपनी है उनको भी इस सेक्शन से बाहर रखा गया है। नाउ ऑन डिस्कवरी ऑफ इलीगलिटी ऑफ एन एसोसिएशन, अगर किसी भी एसोसिएशन में ये इलीगलिटी पाई जाती है, मतलब कि कानून के अगेंस्ट, लॉ के अगेंस्ट पाया जाता है, द मेंबर्स में चूज आइदर टू रजिस्टर इट अंडर द एक्ट और टू डिसॉल्व इट इमीडिएटली। तो उसके मेंबर्स को दो ऑप्शन दिए जाते हैं। क्या? एक, या तो वो कंपनी एक्ट में रजिस्टर करवा ले या उस एसोसिएशन को तुरंत ही खत्म कर दे। अगर किसी एसोसिएशन या कंपनी को इस तरह से पाया जाता है कि वो इलीगल है, तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, आपको चांस दिया जाता है। आपको चांस दिया जाता है कि आप या तो उसको रजिस्टर करवा लें या फिर तुरंत ही उसको आप खत्म कर दें। ठीक। Now, in the absence of any such step, they continue to be in the association on paying of the penalty under this act. अगर देखिए आपको दो ऑप्शन मिले, या तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, खत्म कर लीजिए। अगर ये दोनों स्टेप अब्सेंस रहते हैं, मतलब कि लगता है गवर्नमेंट तो ऐसे बोल के चली गई, आपको हो जाता है। एक्चुअली हमारे यहाँ यही सिस्टम चलता है, क्या कि गवर्नमेंट ने आपको नोटिस दिया, हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। जैसे जब हम लोगों का बिजली का बिल होता है ना, हम लोग बिजली चोरी करते हैं तो बहुत दिन तक आपके पास नोटिस आती रहती है, आप ध्यान नहीं देते, तो फिर वही बिल जो आपका 10,000 का था आपका बढ़ जाता है 1 लाख। इसी तरह से जो कंपनी होती है, जब आपको नोटिस दिया गया कि आपकी जो कंपनी इलीगल है, तो या तो फिर उसको आप खत्म कर दीजिए या रजिस्टर करवा दीजिए। इसके बाद भी आपने अगर ये दोनों स्टेप में से कोई भी एक स्टेप नहीं किया, देन आपके ऊपर, उस एसोसिएशन के ऊपर आपको पेनल्टी लग जाएगी, आपको फिर पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। So, to protect the interest of the outsiders, this public mischief of unregistered large trading association is suppressed by this section. तो जो पब्लिक मिसचीफ है, या आपके पास पब्लिक मिसचीफ का मतलब जो आप लोगों को धोखा देते हैं, जो आपके कस्टमर्स होते हैं उनके साथ धोखाधड़ी, उस केस में क्या होता है, पब्लिक मिसचीफ कैसे होता है कि मान लीजिए अगर वो आप कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और आप अनरजिस्टर्ड हैं, अगर आप अनरजिस्टर्ड हैं तो फिर क्या होता है, जो पब्लिक होती है जो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रही है, जिन्होंने आपके उसमें इन्वेस्ट किया है, वो क्लेम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप खुद ही इलीगल हैं, आप खुद ही इलीगल हैं। तो वो कस्टमर वाला केस तो हट जाएगा, अगर कभी ऐसा कुछ होगा तो आप भाग जाएंगे फिर छोड़ करके। एक्चुअली अनरजिस्टर्ड में यही होता है, अनरजिस्टर्ड में यही होता है, तो ये एक धोखाधड़ी का केस होता है। ठीक। तो इस तरह से पब्लिक को बचाने के लिए क्या है, इस सेक्शन में ये रूल रखा गया है। इट इज विद दिस एंड इन व्यू एन इलीगल एसोसिएशन फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or more joint families और टू बी गवर्न बाय द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शन। अब इस व्यू में क्या होता है कि कोई भी इलीगल एसोसिएशन जो कि 2 या 2 से अधिक ज्वाइंट फैमिली के द्वारा गवर्न होता है, वो इस प्रोविजन में दिया गया है, इस सेक्शन के प्रोविजन में ये दिया गया है, बताया गया कि आपको कैसे क्या करना है। नाउ द इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एसोसिएशन which falls within the terms of section 11 is that such association is illegal and has no existence in the eyes of law। इसमें क्या है, इसमें ये बताया गया है कि इस तरह के जितने भी अनरजिस्टर्ड या नॉन रजिस्ट्रेशन एसोसिएशन होते हैं, उनका कानून की नज़रों में कोई अस्तित्व नहीं होता है, कानून की नज़रों में कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। जैसे अभी अगर आपके पास कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, हमारे यहाँ ये है आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी होना चाहिए। ठीक।
आप कहीं एग्जाम देने गए हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप एक आईडी प्रूफ लेकर के जाइए, ठीक है ना, आप एक आईडी प्रूफ लेकर के जाइए। अब अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास आईडी प्रूफ नहीं है, आप पर्सन वही हैं, आप पर्सन वही हैं, लेकिन वो आपको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो ये क्या है, इसके लिए आप उनकी नज़रों में आपकी कोई नहीं, आप उनके कैंडिडेट है ही नहीं, वहाँ के आपको एग्जाम देने के एलिजिबल नहीं होंगे। तो ऐसे ही जो नॉन रजिस्टर्ड जितने भी एसोसिएशन होते हैं वो इलीगल जो होते हैं, वो कानून की नज़रों में उनकी कोई भी अहमियत नहीं होती, उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट, कानून उनको नहीं पहचानता। सो नो रिलीफ कैन बी ग्रांटेड आइदर टू द एसोसिएशन और टू एनी ऑफ इट्स मेंबर। तो क्या होता है, या तो फिर उस एसोसिएशन को या उसके किसी भी मेंबर को कोई भी राहत नहीं मिल सकती है, एज द कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप ऑन विच इट इज फाउंडेड इज इलीगल। सिंस द लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज इट एन इलीगल एसोसिएशन, तो देखिए जो इलीगल एसोसिएशन है वो क्या क्या नहीं कर सकता है, कैन नॉट एंटर इन इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, मतलब कि जितने भी जहां पर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वहां पर उसको एंट्री नहीं मिलेगी। जैसे आपको बिडिंग या जो भी होता है, इस समय जैसे जेम चलता है ना, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, अगर आपको वहां पर छोटे छोटे दुकानदार भी या बिजनेसमैन जो भी हैं अपना प्रोडक्ट जो है सेल कर सकते हैं। अब अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो वो अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कोई एक रिटन एग्रीमेंट नहीं होता, आप जो है वैसे तो ये होता है कि अगर आपका अनरजिस्टर्ड है तो आप बेच ही नहीं सकते हैं, आप बेच ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको किसी भी मार्केट प्लेस पर जहां गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़ है आप वहां पर एंटर नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन आपको कंपनी का होना चाहिए। तो जब आप देखेंगे जेम में, जो जेम है, अगर वहां पर आपके बिजनेस में एंटर करना होता है तो वो सबसे पहले पूछते हैं कि क्या आपकी कंपनी या एसोसिएशन रजिस्टर्ड है। अगर आपकी कंपनी या एसोसिएशन रजिस्टर्ड है देन यू विल गो फॉर सेल योर प्रोडक्ट, अदरवाइज यू विल बी रिजेक्टेड, ठीक। एंड कैन नॉट sue any member or outsider not even if the company is subsequently registered, ठीक। अब देखिए अगर ऐसा कुछ हो जाता है, उसका मेंबर या कोई भी आउटसाइडर, नॉट इवन इफ द कंपनी इज सबसेक्वेंटली रजिस्टर्ड, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो कोई भी स्यू नहीं कर सकते हैं, मतलब कि कोई भी केस नहीं कर, अगर उनके साथ कुछ हो जाता है, उनके साथ कुछ हो जाता है, धोखाधड़ी कुछ ऐसा होता है, तो फिर वो भी कोई केस नहीं कर पाएंगे, वो कोई केस नहीं कर सकते। मान लीजिए उनके साथ किसी का डील चल रहा है और उनके आपस बीच में डिस्प्यूट हो गया, अब डिस्प्यूट होने के बाद वो उसका माल लेकर के भाग गया या उसने कुछ कर दिया, ऐसा कुछ भी हो गया, तो क्या होगा, वो अगर अनरजिस्टर्ड कंपनी है तो वो कोई भी केस कोर्ट में स्यू नहीं कर पाएगा। एंड कैन नॉट बी स्यूड बाय मेंबर और एन आउटसाइडर, इट कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट एनी डेब्ट्स, और साथ ही अगर उसने किसी को लोन दिया है, उधार दिया है या कर्ज दिया है, कुछ भी हो, उसकी रिकवरी के लिए भी वो कोई भी सेव नहीं कर सकता। सेव का मतलब होता है केस दायर करना, केस फाइल करना। वो कोई भी केस या उसका मेंबर या उसका आउटसाइडर या इवन वो कंपनी कोई भी केस नहीं कर सकता है। कैन नॉट बी बाउंड अप बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट, और इसके साथ ही कोर्ट के ऑर्डर से उसको बंद भी नहीं किया जा सकता। क्यों, क्योंकि अनरजिस्टर्ड उसका कोई मतलब ही नहीं है। इन द In fact, the court cannot entertain a petition for its winding up as unregistered company. अगर कोई अनरजिस्टर्ड कंपनी है और वो वाइंड अप करना चाहती है तो कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी जब कंपनी एक्ट में रजिस्टर ही नहीं है तो उसको वाइंड अप के लिए परमिशन की कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो वैसे भी बंद है। तो फॉर इफ इट डिड इट वुड बी इनडायरेक्टली अकॉर्डिंग रिकॉग्निशन टू द इलीगल एसोसिएशन। तो इस तरह का जो इलीगल एसोसिएशन, एक केस है कौन सा, रघुवर दयाल वर्सेस सर्राफा चैम्बर 1954,
ये एक केस है। However, an illegal association is liable to be taxed. लेकिन देखिए, ये सब तो नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं, अगर आप प्रॉफिट ले रहे हैं और अगर सरकार को पता चला कि आप एक ऐसे एसोसिएशन चला रहे हैं जिससे आपको प्रॉफिट हो रहा है, देन आपको टैक्स तो पे करना ही पड़ेगा, और वो भी एक्स्ट्रा टैक्स प्लस इंटरेस्ट का पूरा। एक इलीगल एसोसिएशन भी टैक्स के लिए लायबल होता है। एक केस है कुमार स्वामी चैटियर वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। इनका अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन था, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया था। जब आईटी को पता चला तो उन्होंने इनके ऊपर रेड डाली और उनको टैक्स पे करना पड़ा। तो द मेंबर्स ऑफ एन इलीगल एसोसिएशन आर इंडिविजुअली लायबल इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स मेड ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन। तो कोई भी इलीगल, देखिए जो कंपनी रजिस्टर्ड है उसमें क्या था, कंपनी के खिलाफ करते हैं, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड एसोसिएशन होते हैं उसमें हर मेंबर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, हर मेंबर उसका रिस्पॉन्सिबल होगा और उसकी लायबिलिटी होगी। वो अगर उस एसोसिएशन की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एक्ट या कुछ भी होता है तो उस एसोसिएशन के बिहाफ पर उसके हर मेंबर को क्या है, लायबिलिटी उसकी होगी, कुछ भी होता है। So they cannot either individually or collectively bring an action to enforce any contracts made or to recover any debt due to the association. So under subsection 4 and 5 of section 11, every member of illegal association, देखिए उनके ऊपर क्या हो सकता है, personally liable for all liabilities incurred in carrying on such business। उनको क्या है कि पर्सनली मतलब कि इंडिविजुअली उनकी लायबिलिटीज पूरी है, अगर बिजनेस ले जा रहे हैं तो पूरी लायबिलिटीज उनकी है, उनको पूरा सब कुछ देना होगा। अगर ऐसा कोई भी कुछ होता है तो पनिशेबल विद फाइन अप टू ₹10,000 और 10,000 रुपए तक का उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, उन पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। तो ये इसका मतलब क्या है कि अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवा लीजिए। इसीलिए इस समय चाहे छोटा शॉप हो, चाहे बड़ा शॉप हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, गवर्नमेंट ने जीएसटी सबके लिए कर दिया है कि आप जीएसटी अगर फाइल करते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अगर कोई भी किसी को भी कहीं से सैलरी वगैरह मिलती है ना तो टीडीएस पहले कट जाता है, टीडीएस पहले कट जाता है। तो आपको क्या होता है, आपकी इनकम भले ही 2.5-3 लाख 5 लाख से कम है तो आपको अपना टीडीएस जो कटा है वापस लेने के लिए आपको क्या आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। उससे क्या होता है कि गवर्नमेंट की नज़रों में आपका रिकॉर्ड पूरा पहुंच जाता है कि आपकी इनकम कितनी हो रही है, समझे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में हर पर्सन को होना जरूरी रहता है। जो आधार कार्ड पैन कार्ड ये क्या है, अगर आपके पास ये सब नहीं है और कहीं बाहर किसी अदर कंट्री में जाएंगे तो आपकी आइडेंटिटी नहीं मानी जाएगी, आपको एज ए वहाँ पर क्या है जासूस के तौर पर पकड़ लेंगे और जेल में बंद कर देंगे। तो गवर्नमेंट की आइडेंटिटी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो ये यहाँ तक हो गया इलीगल एसोसिएशन क्या होता है। अब यहाँ तक अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, और सब लोग चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दीजिए, कोई ऐसा ना हो जो अपना नाम न लिखा हो। हर्ष है, हर्ष दुबे देखें जरा। तान्या, श्रुति, अनुज, कल्पना, उज्जवल, हर्ष दुबे, ठीक। सहज, खुशी, नबील, दीपिका, अंबानी, हुमा, दिव्यांशु, श्रेया, आदित्य, प्रशांत, वर्तिका, प्रिया, नीलेश, अन्वेषा, शिवांगी, श्यामजी दुबे, डॉली यादव, अस्मीत कौर, शिवानी सिंह, राशि श्रीवास्तव, खुशी अरोड़ा, शिवानी श्रीवास्तव, शिवानी वर्मा, अजय कुमार, नंदिनी सिंह, मुस्कान वर्मा, श्रेया, नबील, यशी। चलिए एक बार इसमें और देख लेते हैं, कोई और सब ऐसा तो नहीं। अजय का लिखा है, अजय, अनुज, दिव्यांशु, राज, हर्ष, खुशी, मुस्कान, नबील, श्यामजी दुबे, अजय। चलिए तो ये आपका यहाँ तक हो गया।
अजय, अजय का नाम लिखा है? चलिए, तो आपका इलीगल एसोसिएशन हो गया। अब आता है आपका फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में हमें पढ़ना है प्रमोशन, प्रमोटर्स, देयर लीगल पोजीशन, प्री इनकॉर्पोरेशन, कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोविजनल कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये एक बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट, प्रोस्पेक्टस एंड इट्स टाइप, बुक बिल्डिंग, ये हम लोग फिर कल पढ़ेंगे।